नमस्कार। एक बार फिर से पवन की इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 13 जो आधारित है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। यहाँ से अति दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये विषय है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और जिसे 1919 ईस्वी का सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। पहले इसकी बात करेंगे, फिर दूसरा रहेगा हमारा जो है आज का विषय, वो है खिलाफत आंदोलन। तो शुरुआत करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। लेकिन इससे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में क्या हुआ था कि 57 के पश्चात 58 ईस्वी में जब 57 का विद्रोह हुआ था, उसके पश्चात जो है 58 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत जो है भारतवर्ष में अब जो ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव था या जो शासन था उसे ख़त्म कर दिया गया, और अब सीधे तौर पर जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतवर्ष में जो है कानून चलाने लगी। अब इसके लिए जो क्या किया गया कि भारत की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर जो है वहाँ पर लंदन सरकार में एक भारत मंत्री नियुक्त किया गया, और उस समय 1919 में थे मॉन्टेग्यू, ठीक है। और भारत में उसमें सबसे बड़ा जो पद था वो वायसराय का हुआ करता था। वायसराय उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इन दोनों के नाम पर जो है ये अधिनियम जो पारित किया गया था 1919 का अधिनियम, ठीक है। अब उद्देश्य क्या था? सबसे पहला उद्देश्य मॉन्टेग्यू सबसे इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य था वो था कि राष्ट्रीय आंदोलनों पर अंकुश लगाना। भारतवर्ष में उसमें राष्ट्रीय आंदोलन बड़े दौर से बड़े जोरों से चल रहे थे। वजह क्या? अंग्रेजों से शासन के जो कुशासन चला हुआ था उसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाना। लेकिन 1919 ईस्वी में उस समय हाल ही में जो है वो प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था। ये अलग चीज़ है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो जीती थी, लेकिन जीतने के बावजूद भी स्थिति ये थी कि अगर उस समय भारत में कोई बड़ा आंदोलन शुरू हो गया होता तो शायद उसका दबाव आना उनके बस की बात नहीं होती। इतने कमज़ोर ये राष्ट्र हो चुके थे। तो इस तरह से उनका उद्देश्य क्या था कि ये राष्ट्रीय आंदोलन थे उन पर अंकुश लगाना, ताकि उनको समय मिल जाए सुस्ताने का। लेकिन बहुत सारे और भी कारण थे, जहाँ जानते हैं कि ये कारण क्या थे। पहला है 1909 ईस्वी का जो अधिनियम जिसे कहते थे मॉर्ले मिंटो सुधार। इससे लोग असंतुष्ट थे, और उनको संतुष्ट करने के लिए जो 1919 का अधिनियम जो है वो लाया गया। अब असंतुष्ट क्यों थे? महात्मा गांधी के अनुसार कहते हैं ये बकवास था पूरी तरह से, इसने सत्यानाश कर दिया हिंदुस्तान का। नरमपंथी और मुसलमानों को जो है वो लालच दिया गया था, और वो काफ़ी हद तक जो है वो इससे संतुष्ट थे। मुसलमानों को अलग से जो है वो एक ये कहें कि उनको आरक्षित कर दी गई सीटें, और इस प्रकार से हिंदू और मुसलमान को फूट डालने का कार्य जो है किया गया। छोटे मोटे कार्य करके जो है नरपंथी को जो है वो संतुष्ट किया गया। लेकिन इससे क्या होगा? विधानमंडल जो कार्यकारिणी थे मध्य थी, या विधानमंडल और कार्यकारिणी थी, उनके बीच में कहीं ना कहीं जो तनाव था वो ज़्यादा बढ़ गया। तो 1909 का अधिनियम की वजह से जो है वो 1919 का अधिनियम जो लाना पड़ा। फिर आता दूसरा कारण कि मुसलमानों में क्रोध। देखिए अभी आपने पढ़ा कि 1909 ईस्वी में तो जो मुसलमानों को खुश किया गया था कि उनको प्रतिनिधित्व जो है वो दिया गया था 1909 अधिनियम के तहत, तो इसलिए वो खुश थे और समर्थक में भी थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। लेकिन 1911 के में क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अब देखिए बंगाल को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1904 ईस्वी में। बंगाल उस समय क्या होगा? ये है बंगाल जो हरा दिख रहा है, पूरा बंगाल हुआ करता। देखिए आज का बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर बांग्लादेश और 7 जो पूर्वी राज्य है जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, ये सारा जो उस समय बंगाल बनता था। बड़ा जीके का क्वेश्चन है, देखिए बड़ा बहुत बड़ा जो है वो ये बंगाल हुआ करता था। लॉर्ड कर्जन ने इसे जो है धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया इस तरह से, ये पूर्वी और ये पश्चिमी बंगाल। पूर्वी में अधिक जो है वो मुसलमान अधिक थे, और पश्चिम की तरफ जो है वो हिंदू अधिक थे। तो धर्म का आधार था। लेकिन बहुत सारे जो देश को प्यार करने वाले थे उन्होंने जो है इस विभाजन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे लगातार, और अंततः बंगाल का विभाजन जो समाप्त कर दिया गया 1911 ईस्वी से। जो कट्टर मुसलमान थे, जो अपने आप को अलग जताना चाहते थे, इस देश से अलग, वो इससे नाखुश थे। तो इस वजह से अधिकतर जो मुसलमान थे वो नाराज़गी जाहिर की गई। दूसरा नाराज़गी का कारण क्या था? तुर्की का विभाजन। देखिए तुर्की कैसे, क्या मतलब है? तुर्की में क्या था कि इनका जो सबसे बड़ा गुरु था उन्हें खलीफा कहा जाता था। मोहम्मद के पश्चात जो भी बड़े शासक हुए, इनके 4 खलीफा हुए जिन्हें धार्मिक गुरु मानते थे, ये शासक ही थे। चाहे मोहम्मद थे, आगे हैं, सारे शासक ही थे, शासक वर्ग ही थे। तो जो खलीफा थे उनको जो है वो नज़रबंद कर दिया गया, और बाद में उनका शासन को समाप्त कर दिया गया, और खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया गया। तो ये 2 कारण थे
मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों के अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा होने के कारण। तो इनको ये अंग्रेज चाहते थे कि मुसलमान हमारे से संतुष्ट हो, इसलिए भी जो है 1919 का अधिनियम जो पारित किया गया, जो उनकी नाराजगी से चल रही थी उसको दूर करने के लिए भी किया गया। तीसरा आता है प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग। देखिए ये भी पढ़ चुके हम कि भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में जो है खासतौर पर कांग्रेस और महात्मा गांधी ने बहुत साथ दिया था, और इसके बदले में उन्होंने स्वराज्य की मांग की थी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। जब इसको ठुकरा दिया गया तो अब जो है भारतीय जो थे वो विरुद्ध हो गए अंग्रेजों को, लेकिन इस विरोधाभास को जो वो बदलना चाहते थे सहयोग में, कि ताकि वो लंबे समय तक कोई बड़ा कुछ फेर बदल ना हो जाए हिंदुस्तान में, इसलिए भी 1900 का अधिनियम जो है पारित करना पड़ा। फिर होम रूल आंदोलन जिसकी बात कर चुके हैं 1916 इसमें श्रीमती अनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी, आंदोलन की स्थापना करी, और तिलक ने जो नारा दिया गया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये युवा वर्ग में बहुत फेमस हुआ और इतना ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए कि इसके प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार जो नाखुश हो गई, और अतः सरकार ने उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जो है वो बाध्य होना पड़ा, और इसीलिए भी 1919 का अधिनियम जो है वो उनको पारित करना पड़ा कि देखिए हम आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं। फिर आता है अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा, जिसके आधार पर 1919 का अधिनियम जो पारित किया गया। क्या की गई थी घोषणा, किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू के द्वारा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत मंत्री थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने घोषणा की कि भारतीयों को स्वशासन प्रशासन प्रबंध में अधिक से अधिक भाग दिया जाएगा, उनका हिस्सा जो है उसको बढ़ाया जाएगा। फिर अतः धीरे धीरे उन्हें उसके पश्चात जो है स्वराज्य भी दे दिया जाएगा, जिसकी मांग वो कर रहे हैं, ताकि आंदोलन ना हो, वो बैठे रहे। तो इस तरह से पूरी तरह से एक चाल थी अंग्रेजों की भारतीयों को मनाने की। अब आता है क्या दिया गया, 1900 अधिनियम आ गया, 1919 का वक्त भी आ गया, और क्या क्या दिया गया भारतीयों को पहले देख लेते हैं। केंद्रीय, कहते हैं ये बहुत बड़ा अधिनियम था, बहुत लंबा चौड़ा था, और इस अधिनियम में जो चीज़ें कही गई थी वो आज भी भारत के स्टेट में ये चलती हैं, लागू हैं। देखिए कैसे। नंबर 1, केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में परिवर्तन। जो केंद्र के जो लेजिस्लेटिव थी उसमें 2 हिस्से कर दिए गए, 2 भाग बना दिए गए। एक बना दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली और एक और काउंसिल ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली जो आज की लोकसभा की बात करेंगे हम, और काउंसिल ऑफ स्टेट है ये राज्यसभा है। ऐसे ही ये सदन है, उस समय 1919 में बनाए गए थे और आज भी वैसे वैसे ही, सिर्फ नाम बदले गए हैं और कुछ भी नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या था, जो लोकसभा, जैसे आज देखिए लोकसभा सबसे सशक्त जो है वो लोकसभा होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन उस समय क्या था, ये ताकतवर नहीं थी। कैसे नहीं थी, देखिए इसके सदस्य जो थे वो 145 सदस्य थे। 105 जो चुने जाएंगे और उसमें से 40 जो मनोनीत किए जाएंगे। 40 देखिए बहुत ज़्यादा होते हैं जो अंग्रेजों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और समय रखा गया केवल 3 वर्ष, ताकि ये ज़्यादा ताकतवर ना बन पाए, तो इसको निकम्मा बनाने के लिए। काउंसिल ऑफ स्टेट जो उनकी थी ज़्यादातर, अधिकतर इसके जो होते थे वो अंग्रेज होते थे। 60 सदस्य थे जिसमें 33 चुन के आते थे, 27 जो मनोनीत होते थे, और समय अवधि जो है केवल कितनी ज़्यादा, इससे ज़्यादा 5 वर्ष। तो अपने आप को सशक्त बनाए रखा उन्होंने। फिर दूसरा आता देखिए, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को नियुक्ति मिली। केंद्रीय का मतलब ये किस कारण की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम जो है एक वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद थी, वहाँ पर अब भारतीयों की संख्या थी वो 1 से बढ़ा के जो है वो 3 कर दी गई, और इसमें तेज बहादुर स्प्रू जो प्रथम कानूनी सदस्य थे उनको भी नियुक्ति मिली, जो बहुत इंटेलेक्चुअल थे। फिर विषयों का विभाजन। अब देखिए यहाँ पर भी क्या गड़बड़ी की उन्होंने, कि जो विषय थी, जैसे विषय थे वो केंद्र और प्रांतों के अलग अलग विषय जो वो कर दिए गए। जो महत्वपूर्ण विषय थे उसको केंद्र के पास रखा गया, आज भी वैसा ही है। देखिए कौन कौन से विषय रखे गए, सेना, विदेशी मामले, रेल, डाकतार, व्यापार और अखिल भारतीय विभाग। ये जो महत्वपूर्ण विषय थे ये केंद्र ने अपने पास रख लिए, ताकि जो केंद्र जो है वो ताकतवर बना रहे, और आज भी वैसा ही है। प्रांतों को 51 विषय दिए गए, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, लगान और स्थानीय महत्वपूर्ण के विषय जो है वो दिए गए। फिर और क्या किया उन्होंने, कि प्रांतीय जो लेजिस्लेटिव थी, देखिए आज जो है प्रांतों में कई जगह 2 भी सदन है, वैसे ज़्यादातर विधानसभा ही होती है, जैसे हिमाचल में केवल विधानसभा और वहाँ पे 68 जो है वो सदस्य हैं। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल उस समय जो है केवल एक ही सदन होता था प्रांतों में, सभी प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रखना लेजिस्लेटिव काउंसिल। सदस्यों की संख्या हर प्रांत में अलग होती है, आज भी ऐसा ही है। 70% गैर सरकारी सदस्य होते थे,
अब तो टोटली ही गैर सरकारी होने चाहिए, सरकारी कोई भी नहीं होता है। यूपी, पंजाब, बिहार और उड़ीसा, ये 4 प्रांत जो है वो 1919 अधिनियम के तहत जो है वो बनाए गए थे, दर्जा दिया गया था प्रांतों का। फिर पांचों और क्या किया गया कार्य कि प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था को लागू किया गया। प्रांतों में भी दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। क्या देखिए, प्रांतीय विषय के 2 भाग कर दिए गए। जो प्रांतों के पास विषय थे उनको भी 2 भागों में बांट दिया गया। एक बना दी गई आरक्षित। आरक्षित क्या हुआ? जो अंग्रेजों के पास रहेंगे आरक्षित, और हस्तांतरित हुआ जो नवोन्नीत अधिकार आएंगे उनके पास ही हस्तांतरित रहेंगे। तो यहाँ देखिए, अब देख लेते हैं कि आरक्षित में क्या रखा उन्होंने। जो महत्वपूर्ण विषय है जैसे लगान, जो पैसा आएगा, कानून, न्याय, पुलिस, सिंचाई, मजदूर से संबंधित, ये सारे विषय उन्होंने अपने पास ही रखे। और हस्तांतरित में क्या आया? न्यायालयों और जिलों के बोर्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण, सहकारी, मरते रहो पीटते रहो, इस तरह से जो है वो विषय दे दिए गए। तो ये चालबाजी जो है अंग्रेजों ने यहाँ भी खेली विषयों में भी। अब आता है छठा, और क्या किया ना, भारत के लिए उच्च आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई। अगर किसी को जो है संतुष्ट नहीं है भारतवर्ष में जो उनके साथ निर्णय हुए हैं, किसी को फांसी दी गई, तो वो जो जाके लंदन में, देखिए लंदन में जाके उच्चायुक्त को में जाकर जो है वो अपील कर सकते थे। और देखिए एक और खेला इन्होंने कि एक बहुत बड़ा पद जो है स्थापित कर दिया, और उस पद को 6 वर्ष के लिए तो नियुक्त किया गया, लेकिन उसकी जो पे थी वो भारतीय कोष से दी जाएगी। वेतन कहाँ दिएगा? भारतीय कोष, मतलब भारत को लूटा जाएगा। चाहे वो भारत मंत्री हो, चाहे वो उच्चायुक्त हो, वो पेमेंट कहाँ? भारत से जाएगी। तो देखिए तरीका। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार, देखिए पहले 1909 में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया, अब इसके अलावा सिखों को भी दिया गया और ईसाइयों को भी दिया गया। इस प्रकार से क्या किया गया? जो फूट डालने का कार्य था वो और भी ज़्यादा हो गया। तो ये पढ़ा हमने 1919 का अधिनियम। अब पढ़ते हैं आगे। जो दूसरा विषय है वो है खिलाफत आंदोलन। सीधे आते हैं कि नेतृत्व, जिस प्रकार से अगर हम होम रूल की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है एनी बेसेंट और तिलक जी का नाम। तो यहाँ पर अली बंधु जो थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इन्होंने ही इसे आरंभ किया था खिलाफत आंदोलन को। इम्पोर्टेंट है। इसके जो सदस्य थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, डॉक्टर सैफुद्दीन भी थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी थे, हकीम अजमल खान, और बाद में महात्मा गांधी और कांग्रेस का साथ भी इसे मिल गया खिलाफत आंदोलन को। क्योंकि अप्रैल 1919 में क्या घटना घटी थी? अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसकी भर्त्सना जो है वो मुसलमानों ने भी की, क्योंकि उसमें मुसलमान लोग भी मारे गए थे। तो इस प्रकार से इस घटना ने जो है जो हिंदू और मुसलमान थे उनके संगठनों को जो है आपस में मिला दिया था। तो महात्मा गांधी ने भी इनका समर्थन किया। तो दोनों, महात्मा गांधी ने जिस आंदोलन को चलाया था वो था असहयोग आंदोलन उस समय। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन के साथ साथ जो खिलाफत आंदोलन भी चला था। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल खिलाफत आंदोलन। किसके विरुद्ध चला था खिलाफत आंदोलन? ये था ब्रिटेन की तुर्की विरोधी नीतियों के कारण, जिसकी बात हमने पीछे कर ली है। क्योंकि तुर्की जो खलीफात है उसके शासन के विरुद्ध ब्रिटिश ने कार्रवाई करी थी, इसलिए जो है उनके विरुद्ध ये कार्रवाई थी। विद्रोह का कारण अभी जो निकल गया कि खलीफा को नज़रबंद कर दिया गया लगभग, और फिर उसके पद को भी समाप्त कर दिया गया। ये भारत में जो मुसलमान थे उनके विद्रोह का कारण था। परिणाम क्या निकले? परिणाम ये हुआ क्योंकि जो गांधी जी थे उन्होंने उनको समर्थन किया था, लेकिन गांधी जी का जो आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन, जिसका साथ जो है मुसलमान भी दे रहे थे और खिलाफत आंदोलन का हिंदू दे रहे थे। एक तरह से दोनों मिलके चल रहे। लेकिन क्या हुआ चोरा चोरी में घटना में, आपने पढ़ा इसके बारे में, जो पुलिस लोग मारे गए थे उसके कारण जो है गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, उसके कारण उन्होंने 1922 ईस्वी में इस आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन, जिससे के कारण क्या हो कि एक बड़ी संख्या में जो लोग थे वो अब बैठ गए थे, शांत, अलग हो गए थे। तो इस तरह से जो खिलाफत आंदोलन था वो कमज़ोर पड़ गया, इसको भारी झटका लगा। एक परिणाम भी हुआ। दूसरा, 1924 में कमाल पाशा की सरकार जो है वो टर्की में बन गई थी, और इस प्रकार से उसने जो खलीफा का पद था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से समाप्त होने के पश्चात भारत में इसका आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो ये दूसरा जो है इसका परिणाम हो कि अब जो खिलाफत आंदोलन था वो ख़त्म हो गया। इससे क्या हुआ, अब जो मुसलमान थे उनका झुकाव था हिंदुओं की तरफ जो हो बढ़ गया, क्योंकि उनको लगा कि इनका साथ मिलने पे ही हमारा जो है वर्चस्व, हमारी बात सुनी जाएगी। तो इस प्रकार हिंदू और मुसलमान में जो है एकता थी वो स्थापित हो गई थी। किसकी वजह से? इस खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप। तो ये पढ़े हमने सारा 2 विषय जो शायद आपने बड़े ध्यान से सुने।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आज भी बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू।